नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भ्रष्टाचार से संबंधित जो निबंध है उसे स्टेप बाय स्टेप करके जानने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 10th या फिर क्लास 12th का एग्ज़ाम हिंदी सब्जेक्ट से देने वाले हैं तो आप लोगों को भ्रष्टाचार से संबंधित जो निबंध है उसे लिखना आना ही चाहिए। दोस्तों, आप जानते होंगे कि क्लास 10th और क्लास 12th के हिंदी परीक्षा में बिहार बोर्ड द्वारा भ्रष्टाचार से संबंधित जो निबंध है उसे दोस्तों पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग भ्रष्टाचार से संबंधित जो निबंध है उसे लिखना सीख जाइए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को भ्रष्टाचार से संबंधित जो निबंध है उसे अच्छी तरीके से समझाकर लिखना सिखाऊंगा ताकि आप लोगों को भ्रष्टाचार से संबंधित निबंध लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें भ्रष्टाचार शब्द के अर्थ का तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि भ्रष्टाचार शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें यह पता होगा कि भ्रष्टाचार शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें यह बिल्कुल भी पता नहीं है कि भ्रष्टाचार शब्द का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में इस निबंध को इस तरीके से बताऊंगा कि आप लोग अपने स्तर से, अपने समझ से, अपने तरीके से अपने एग्जाम में इस निबंध को बनाकर लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम यह समझते हैं कि भ्रष्टाचार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है भ्रष्टाचार, भ्रष्ट और आचार दो शब्दों के मेल से बना है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो भ्रष्टाचार शब्द है वो भ्रष्ट और आचार इन दो शब्दों के मेल से मिलकर बना हुआ है। लेकिन हमें यहाँ पर यह समझना है कि भ्रष्ट का मतलब क्या होता है और आचार का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है भ्रष्ट का अर्थ होता है पतित, दूषित या दुराचारी। भ्रष्ट का अर्थ क्या होता है? भ्रष्ट का अर्थ होता है पतित, दूषित या दुराचारी और आचार का अर्थ होता है नैतिक आचरण। अर्थात जिस व्यक्ति के गुण अच्छे होते हैं, जिस व्यक्ति के व्यवहार अच्छे होते हैं, जो व्यक्ति ऊंची सोच वाला होता है, जिनकी सोच बिल्कुल भी नीची नहीं होती, जो अपने देश के लोगों के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ प्रेम करता है, जो देश के प्रति अपने अंदर देशभक्ति की भावना रखता है, जो कभी भी दोस्तों अपने परिवार को ही अपना परिवार नहीं मानता बल्कि अपने इस देश को ही अपना परिवार मानता है, जिसके अंदर कोई भी लोभ या लालच की भावना नहीं होता, जो अपने काम को ईमानदारी पूर्वक पूरा करता है, जो दूसरों के प्रति दया और मोह की भावना रखता है, जो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरितशील रहता है, वैसे ही व्यक्ति के आचरण नैतिक कहलाते हैं। दोस्तों, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे ही व्यक्ति हमारे इस देश को, हमारे इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इनके होने से ही हमारा समाज है, हमारा देश है और इनके होने के कारण ही हमारे समाज और हमारे देश के लोगों का जो विश्वास है वो दोस्तों बना हुआ है। इन लोगों के कारण ही हमारा देश आगे बढ़ पाता है, इन लोगों के कारण ही हमारा देश विकासशील हो पाता है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है दोस्तों कि हमारे देश के हर जगह पर ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं हैं। ठीक है, यदि हमें अपने देश के हर एक क्षेत्र में चले जाएं या कहीं पर भी दोस्तों हम चले जाएं तो बहुत ही मुश्किल से ही ऐसे लोग देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर जो लोग मिलेंगे वो दोस्तों आप लोगों को भ्रष्टाचारी ही मिलेंगे। भ्रष्टाचारी ऐसे लोगों को कहा जाता है जिनके आचरण बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति के
आचरण अनैतिक होते हैं वैसे ही व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाते हैं। दोस्तों, आप लोग यह समझ कर रखिएगा कि जो व्यक्ति बिल्कुल भी सदाचार वाला नहीं है, यानी कि जिनके आचरण बिल्कुल भी नैतिक नहीं है, तो दोस्तों वह व्यक्ति कैसा होगा? वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है भ्रष्टाचार का अर्थ होगा दुराचारी चरित्र, जिनका चरित्र बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिनका चरित्र गंदा है। जो व्यक्ति गंदे चरित्र वाले होते हैं वही व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाते हैं। दोस्तों, आज हमारे इस समाज में, हमारे आज इस देश में भ्रष्टाचारियों का बिल्कुल भी कमी नहीं है। हर एक जगह पर, हर एक स्थान पर आप लोगों को दोस्तों भ्रष्टाचारी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप स्कूल जाएं या आप हॉस्पिटल जाएं या आप शमशान जाएं या दोस्तों आप दवाखाना जाएं या दोस्तों आप नौकरी लेने जाएं या दोस्तों आप राशन लेने जाएं या दोस्तों आप दुकान पर सामान लेने जाएं, कहीं पर आप जाइएगा तो दोस्तों आपको केवल एक ही चीज़ देखने को मिलेगा, तो क्या? तो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार दोस्तों हमारे इस देश में इतना ज़्यादा फैल चुका है कि हम इसे चाह कर भी बिल्कुल भी रोक नहीं सकते। जब तक हमारे देश के लोग नहीं सुधरेंगे, जब तक इनके अंदर अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना नहीं जागृत होगी। दोस्तों, जहाँ 100 लोग हैं, अगर उस 100 लोग में से 5 लोग रहेंगे सदाचार व्यवहार वाले और 95 लोग रहेंगे भ्रष्टाचार व्यवहार वाले, तो क्या हमारा देश आगे बढ़ पाएगा? क्या हमारा देश भ्रष्टाचार से बच पाएगा? बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा। उन्हें 95 लोगों की तुलना में ये 5 लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, यदि हमारे इस समाज में भ्रष्टाचारियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएंगी, तो दोस्तों हमारा जो समाज होगा वो एक दिन खंडहर हो जाएगा। हमारा जो देश होगा एक दिन दोस्तों यह खत्म हो जाएगा। हमारे देश में बिल्कुल भी किसी के भी अंदर कोई भी देशभक्ति की भावना नहीं रह पाएगी, किसी के भी अंदर दोस्तों राष्ट्रीयता की भावना नहीं रह पाएगी। दोस्तों, देशभक्ति का मतलब क्या हुआ? देशभक्ति का मतलब ये हुआ कि हम अपने देश के लोगों के साथ प्रेम करें, चाहे देश के लोग किसी भी जाति से अपना संबंध क्यों ना रखते हों, चाहे देश के लोग किसी भी धर्म से अपना संबंध क्यों ना रखते हों, चाहे हमारे देश के लोग कैसे भी क्यों ना हो, लंगड़े हो, आनर हो, बहरे हो, कैसे भी क्यों ना हो, अगर दोस्तों हमारा कर्तव्य बनता है उनकी मदद करना, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमें उनके साथ कुछ भी गलत होने नहीं देना चाहिए। दोस्तों, आज क्या है? आज दोस्तों लोग बस अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, ना कि हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारा देश भाड़ में जाए या कहीं जाए उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। बस वे ये सोच रहे हैं कि बस मेरा काम बन जाए, बाकी सब जाए भाड़ में, यानी कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जिसके अंदर दोस्तों ये भावना आ चुकी है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो दोस्तों ऐसे ही लोगों को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। जैसे कि नेता लोग क्या करते हैं? नेता लोग केवल और केवल अपना काम करते हैं, अपना ही देखते हैं, अपने स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं, ना कि इस देश के लिए काम करते हैं और ना ही इस देश के लोगों के लिए काम करते हैं। दोस्तों, जो हमारे इस देश के गरीब और मजदूर लोग होते हैं उनसे दोस्तों दोहन करके, उनसे पैसे छीन कर दोस्तों वे लोग अपने पॉकेट को भरते हैं और अपना घर, अपना बिल्डिंग दोस्तों बनवाते हैं, और फिर दोस्तों क्या करते हैं कि अपना नाम पूरे देश में फैलाते हैं, अपने पावर को बढ़ाते हैं और इन गरीब और मजदूरों को बिल्कुल भी आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं। दोस्तों, ये लोग गरीब और मजदूर लोगों को आगे बढ़ना इसलिए नहीं देना चाहते हैं ताकि दोस्तों ये गरीब और मजदूर लोग आगे बिल्कुल भी ना बढ़ पाएँ, आगे पढ़ लिख कर बिल्कुल भी शिक्षित ना हो पाएँ। जो बच्चा पढ़ने वाला होता है सरकारी स्कूलों में, जो बच्चा पढ़ने वाला होता है उनको सरकारी स्कूलों में बिल्कुल भी अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है। जो माता पिता गरीब होते हैं, जिनके पास बिल्कुल भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए समर्थ नहीं होता, वे माता पिता अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही भेजते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन दोस्तों वहाँ क्या होता है? वहाँ भी भ्रष्टाचार होता है। वहाँ के जो अध्यापक होते हैं वो बिल्कुल भी वहाँ के बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, वहाँ के बच्चों को अच्छे से नहीं समझाते हैं। दोस्तों, हर
एक सरकारी स्कूल के अध्यापक को यह चाहिए कि हमें अपने स्कूल के बच्चे को अच्छे से पढ़ाएं। उनके माता पिता बहुत ही विश्वास के साथ इस स्कूल में भेजे हैं पढ़ने के लिए। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन बच्चों को पढ़ाएं, इन बच्चों को हम ज्ञान दें, इन बच्चों को हम शिक्षा से अवगत कराएं। दोस्तों, जब हमारे स्कूल के, हमारे सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य, हमारे सरकारी स्कूल के शिक्षकगण सभी मिलकर बच्चों को अच्छा ज्ञान देंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, तभी जाकर ना दोस्तों हमारे ये बच्चे देश के लिए नई दोस्तों एक उज्जवल भविष्य बनेंगे। बताइए, नई दोस्तों एक किरण बनेंगे। जब दोस्तों इनको शिक्षा नहीं मिलेगी, जब इन्हें अच्छा ज्ञान नहीं मिलेगा, तो दोस्तों ये अपने देश के लिए काम कैसे कर सकते हैं? इन्हें क्या पता होगा कि क्या गलत है और क्या सही है? इन्हें क्या पता होगा कि हमें देश के लिए क्या करना होता है? इन्हें क्या पता होगा कि हमें देश के लिए क्या क्या करना नहीं होता है? ठीक है दोस्तों, अगर इन बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए, इन्हें अच्छे से ज्ञान दिया जाए, तो दोस्तों ये बच्चे भी पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ जरूर बन जाएंगे। कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंस्पेक्टर बन सकता है, कोई वकील बन सकता है, कोई जज बन सकता है, कोई दोस्तों रेलवे ड्राइवर बन सकता है, कोई दोस्तों रेलवे इंचार्ज बन सकता है। मतलब जो भी स्कूल में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, वो दोस्तों अपने ज्ञान के बल पर, अपने दोस्तों इन जो होता है ना इंटरेस्ट पढ़ने का, अपने इंटरेस्ट के बल पर कुछ ना कुछ दोस्तों ज़रूर बन जाएंगे। और आज यदि हमारा ये देश चल रहा है तो इन बच्चों के कारण ही चल रहा है। यही बच्चे दोस्तों पोस्ट प्राप्त करके, दोस्तों डॉक्टर का पोस्ट प्राप्त करके, तो नर्स का पोस्ट प्राप्त करके, इंजीनियर का पोस्ट प्राप्त करके हमारे इस देश को आगे चला रहे हैं। हमारा जो ये देश है वो बिल्कुल भी एक व्यक्ति से नहीं चल रहा है, बल्कि हमारा ये जो देश है सभी लोगों के सहयोग से आगे चल रहा है। दोस्तों, जहाँ तक बात है भ्रष्टाचारियों का, तो हमें भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल भी आगे बढ़ना नहीं देना चाहिए। दोस्तों, हमारे राज्य के सरकार को ये चाहिए कि वो सरकारी स्कूलों में जाकर हमेशा निरीक्षण करे कि वहाँ पर सरकारी स्कूल के शिक्षकों के द्वारा बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाता है कि नहीं जाता है। वहाँ के जो शिक्षक है वे बच्चों को अच्छा ज्ञान देते हैं कि नहीं देते हैं। वहाँ के शिक्षकों का दोस्तों हमेशा इंटरव्यू लेना चाहिए। वहाँ से बच्चों से पूछना चाहिए, वहाँ के जो बच्चे होते हैं स्कूल के, उनसे पूछना चाहिए कि आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है कि नहीं जाता है। वहाँ जो खाना बनता है, सरकारी स्कूलों में जो खाना बनता है, उस खाने का निरीक्षण होना चाहिए कि क्या यह खाना अच्छा बनता है कि नहीं बनता है। दोस्तों, सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वे बिल्कुल भी दोस्तों ये नहीं देखते कि खाना जो है वो अच्छा है कि नहीं है। और उनके जो माता पिता होते हैं वे क्या करते हैं कि वे भरोसा करते हैं सरकारी स्कूल के भोजन पर। उन्हें पता होता है कि उनकी सरकार उनके बच्चों को बिल्कुल भी खराब खाना नहीं देगी। लेकिन दोस्तों, जब उस स्कूल में ही खराब खाना बनाया जाएगा, खाना का पैसा रख लिया जाएगा और खराब चावल का खाना बनाया जाएगा, तो दोस्तों जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे? वो बीमार हो जाएंगे। वो बिल्कुल भी दोस्तों स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और जब स्वस्थ नहीं रह पाएंगे तो दोस्तों बच्चों में बीमारियां हो जाएंगी, और बीमारियां होने के कारण बच्चे स्कूल आना बंद कर देंगे। यहाँ तक कि कई बच्चों की जान भी जा सकती है। तो ये सब किसका कारण है? तो दोस्तों ये सब भ्रष्टाचार का कारण है। जो देश के लोग होते हैं, जो भी देश के लोग हैं जो अपना पद प्राप्त किए हुए हैं, उन्हें अपने पद के साथ, उन्हें अपने काम के साथ बिल्कुल भी मजाक नहीं करना चाहिए। उन्हें जो भी काम दिया गया है वो काम उन्हें अच्छे से करना चाहिए, वो काम उन्हें ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। दोस्तों, सरकारी स्कूल के अगर टीचर ईमानदारी पूर्वक पढ़ाएं तो दोस्तों सरकारी स्कूल के जो बच्चे होंगे वो भी प्राइवेट स्कूल के बच्चों की तुलना में आगे बढ़ पाएंगे या फिर उनसे टक्कर ले पाएंगे। लेकिन जब उन्हें अच्छा पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो दोस्तों वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? वो कैसे प्राइवेट स्कूल के बच्चों में दोस्तों वो आ सकते हैं, उनकी वो बराबरी कर सकते हैं? तो दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है क्या? इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए, बच्चों को अच्छा ज्ञान दिया जाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए और बच्चों को अच्छा भोजन दिया जाए। दोस्तों, जब हॉस्पिटल में, जब भी कोई हॉस्पिटल में मरीज जाता है इलाज कराने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में, तो दोस्तों वहाँ पर बोला जाता है कि सुई आप मेडिकल से लेकर आइए, दवाई आप मेडिकल से लेकर आइए, डॉक्टर आज नहीं आए हैं, आप एक अल्ट्रासाउंड कहीं और से करवा लीजिए। दोस्तों, जब मरीज सारा चीज़ें प्राइवेट से ही करवाएगा तो आपके पास क्यों आया है? आप ही बताइए, आपके पास वो किस लिए आया है? आप जवाब दीजिए। आपके हॉस्पिटल में ना ही डॉक्टर आया है, ना ही आपके हॉस्पिटल में कोई इंजेक्शन है,
ना ही आपके हॉस्पिटल में कोई दवा उपलब्ध है। दवा है भी तो बिल्कुल भी अच्छा दवा नहीं है, सब लो क्वालिटी का दवा है जो कि उस मरीज के लिए बिल्कुल भी काम में आएगा ही नहीं। तो आप ही बताइए, वह मरीज क्या उसे सरकारी हॉस्पिटल में बच पाएगा? उस मरीज का जीवन उसे सरकारी हॉस्पिटल में बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। दोस्तों वहाँ भी क्या हो रहा है? वहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर राज्य सरकार से पैसा आ रहा है सरकारी अस्पतालों में दवा के लिए, इंजेक्शन के लिए और भी और सुविधाओं के लिए अगर पैसा आ रहा है राज्य सरकार से, तो दोस्तों उन पैसों को खा लिया जाता है सरकारी जो दोस्तों अस्पताल के कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा। सरकारी अस्पताल के जो दोस्तों इंचार्ज होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, उनके द्वारा पैसा खा लिया जाता है, जिससे कि सरकारी हॉस्पिटलों में कोई भी अच्छा दवाई उपलब्ध नहीं हो पाता। जब दोस्तों हार मर कर लोग सरकारी हॉस्पिटल को छोड़कर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए या फिर अपने मरीज का इलाज करवाने के लिए, तो दोस्तों वहाँ पर मोटी रकम की मांग की जाती है। पहले पैसे की मांग की जाती है, पहले पैसा कैश काउंटर पर जमा कीजिए तभी जाकर आपके मरीज का इलाज होगा, अन्यथा बिल्कुल भी आपके पेशेंट का इलाज नहीं होगा। दोस्तों उस पेशेंट के परिवार वाले जब पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल के कैश काउंटर पर जमा करते हैं तभी जाकर डॉक्टर उस मरीज को हाथ लगाता है, तभी जाकर उसका इलाज करता है, अन्यथा उसे बिल्कुल भी दोस्तों वो छूता तक भी नहीं है। यहाँ तक कि उस पेशेंट को उस हॉस्पिटल में घुसने तक भी नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों आप ही बताइए, जीवन से बढ़कर पैसा है? जीवन से बढ़कर बिल्कुल भी पैसा नहीं है। जो अच्छा डॉक्टर होगा, जो दोस्तों ईमानदार डॉक्टर होगा, वो सबसे पहले क्या करेगा कि उस मरीज को दोस्तों एडमिट करवाएगा, उसकी जान बचाने की कोशिश करेगा, तब जाकर वो पैसे की बात करेगा। ये ना कि कोई मरीज आया है और वो बोल रहा है कि पहले पैसा जमा कीजिए तब जाकर हम इलाज करेंगे। मान कर चलते हैं दोस्तों कि जो मरीज के परिवार वाले हैं वो काफ़ी गरीब हैं, उनके पास 1 रुपया भी नहीं है अपने मरीज का, अपने पेशेंट का इलाज करवाने के लिए। तो दोस्तों उनका जो पेशेंट होगा वो क्या होगा? वो मर जाएगा। मैं जानता हूं कि जब पेशेंट मर जाएगा तो उससे उस हॉस्पिटल वालों को और उस हॉस्पिटल में रहने वाले कुल जितने सारे कर्मचारी और डॉक्टर हैं उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए वो रोज की आम बात है। लेकिन जिस परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई है उसी परिवार को समझ में आता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है, मेरे ऊपर कितना बड़ा दुख आया हुआ है। दोस्तों जो मरीज होता है वो किसी का पापा हो सकता है, वो किसी का पति हो सकता है, वो किसी का दोस्तों बहुत ही चाहने वाला हो सकता है, वो दोस्तों किसी काम का हो सकता है। हमें बचाना चाहिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने देश के लोगों की रक्षा करें, आप अपने देश के लोगों को जीवन दान दें। दोस्तों जो लोग होते हैं वो डॉक्टर को भगवान के रूप में देखते हैं और भगवान कभी भी अपने चरणों से, अपने दरबार से भक्तों को बिल्कुल भी दोस्तों भेजता नहीं है। वो बिल्कुल भी पैसों की मांग नहीं करता है। वो दोस्तों अपने चरणों में आए हुए शरणार्थियों के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देता है। लेकिन जो डॉक्टर होते हैं उनको उससे कुछ भी मतलब नहीं है, बस वे पैसे की मांग करते हैं। उनके लिए पैसा ही सब कुछ होता है। पैसा मिल जाए तो करेंगे इलाज, अब पैसा नहीं मिलेगा तो इलाज बंद कर देंगे। हम मानते हैं कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा इतना ज़्यादा मांगा जाता है, इतना ज़्यादा मांगा जाता है कि जो आम परिवार होते हैं, जो सामान्य लोग होते हैं, वो बिल्कुल भी उतना ज़्यादा पैसा पैड करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे कि उनका जो पेशेंट होता है वो दोस्तों मर जाता है, वो इस संसार को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों आपने एक मार्शल मूवी देखा होगा, उस मार्शल मूवी में आप लोगों को हॉस्पिटल की काली सच्चाई दिखाई गई होगी कि कैसे एक लड़की दोस्तों मर जाती है केवल और केवल भ्रष्टाचार के कारण, केवल और केवल दोस्तों स्वार्थ के कारण। जो डॉक्टर वाले होते हैं, जो हॉस्पिटल वाले होते हैं, वो दोस्तों केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल पैसे के लिए दोस्तों उस बच्ची की जान ले लेते हैं। अगर उस बच्ची को वो जो होता है एम्बुलेंस वाला, अगर वो समय से अगर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया होता तो दोस्तों उस बच्ची की जान बच जाती। लेकिन वो क्या करता है, वो दोस्तों पैसा प्राप्त करने के लिए, यानी कि अपना पैसा बढ़ाने के लिए जो एम्बुलेंस वाला होता है वो दोस्तों लॉन्ग टाइप से उसे लेकर जाता है, उस बच्ची को लॉन्ग रास्ते से लेकर जाता है। और लॉन्ग रास्ते से लेकर जाने के कारण ही उस
उस बच्चे की जो जान होती है वो दोस्तों चली जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो एम्बुलेंस के ड्राइवर होते हैं उन्हें यह सोचना चाहिए कि उनके गाड़ी में जो मरीज आया है हो सकता है कि वो उनके परिवार का ही कोई सदस्य है। अगर आप अपने देश को परिवार मानते हैं तो आप ये मानिए कि आपके परिवार का ही एक सदस्य आपके गाड़ी में आया हुआ है। आपका कर्तव्य बनता है कि आप फौरन जल्द से जल्द इसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाइए। हॉस्पिटल में आने के बाद जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं, जो वहाँ के स्टाफ होते हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि जो मरीज इस हॉस्पिटल में आया है यह हमारे परिवार का एक सदस्य है। उसे यह कर्तव्य बनता है कि उन्हें जल्द से जल्द एडमिट कराया जाए। दोस्तों, हॉस्पिटल के कर्मचारी, डॉक्टर और वहाँ के स्टाफ जब अपने कर्तव्य को समझेंगे तो दोस्तों वो क्या करेंगे, वो दोस्तों उस मरीज को जल्द से जल्द एडमिट करवा देंगे और डॉक्टर को फौरन बुलाएंगे। डॉक्टर यदि अपने कर्तव्य को समझेगा तो दोस्तों वो क्या करेगा, वो उस मरीज का इलाज करेगा। पहले उसकी जान बचाने की कोशिश करेगा, तब जाकर पैसे की मांग करेगा। लेकिन हमारे इस देश में ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। पहले पैसे की मांग की जाती है, उसके बाद ही मरीज को बचाया जाता है। दोस्तों, जब कोई सामान्य माता पिता अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से निकालकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहे तो उस प्राइवेट स्कूल के द्वारा उस बच्चे के माता पिता से इतना ज़्यादा पैसे की मांग की जाती है कि उस बच्चे के माता पिता उस पैसे को दे पाने में असमर्थ हो जाते हैं। दोस्तों, जो प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि हर एक चीज़ पर ही पैसा जोड़ते हैं। चाहे वो दोस्तों आपका बेंच हो या फिर दोस्तों पार्क हो या दोस्तों उस स्कूल के भवन का दोस्तों फीस हो, जो किराया लगता है स्कूल के भवन का जो किराया लगता है वो फीस हो, पानी हो और खेलने का जो सामान है हो, हर एक चीज़ पर ही पैसा लगता है और सारा पैसा जोड़ जाड़ कर बच्चे के माता पिता से मांगा जाता है। तो बताइए, क्या यह उचित है? क्या हमें शिक्षा के नाम पर इतना ज़्यादा पैसा लूटना चाहिए? हमें इतना ज़्यादा पैसा बच्चों के माता पिता से लेना चाहिए? जिस बच्चे के माता पिता समर्थवान होते हैं, जिस बच्चे के माता पिता अमीर होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी बुझाता नहीं है कि यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा है। वो क्या करते हैं कि उस पैसे को पैड कर देते हैं, क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता ये सब देखने के लिए, समझने के लिए। बस वे ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ रहा है, हमारा बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है, हम अपने बच्चों को इतना ज़्यादा पैसा देकर पढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसे माता पिता को यह सोचना चाहिए कि जितना फीस हम अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल में जमा कर रहे हैं, क्या उस फीस के बराबर मेरे बच्चों को उस स्कूल के शिक्षकों के द्वारा शिक्षा दिया जा रहा है? क्या उस स्कूल के शिक्षकों के द्वारा मेरे बच्चों को ज्ञान दिया जा रहा है? जितना सुविधाएं स्कूल में दी गई हैं, क्या उतनी सुविधाएं मेरे बच्चों को प्राप्त हो रही है? इस चीज़ पर अमीर घर के जो माता पिता होते हैं उन्हें दोस्तों विचार करना चाहिए। दोस्तों, अगर बच्चों को सुविधा नहीं भी मिलेगा, अगर वे असुविधा में भी रहेंगे तो दोस्तों पढ़कर आगे निकल सकते हैं। दोस्तों, शिक्षा एक पेड़ के नीचे भी बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा दोस्तों कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हैं, सड़क के किनारे भी प्राप्त कर सकते हैं। बस शिक्षा देने वाला अच्छा होना चाहिए। दोस्तों, आज हमारे इस भारत देश में स्थिति ऐसी है कि जो बड़े घराने के माता पिता होते हैं, जो बड़े बड़े दोस्तों अमीर जो माता पिता होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हैं। जैसे कि अमेरिका हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, लंदन हो गया, वहाँ पर दोस्तों अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पर बच्चों के पढ़ाई के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाता है, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया जाता है। वहाँ के जो शिक्षक होते हैं वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं, बिल्कुल दोस्तों ईमानदारी पूर्वक पढ़ाते हैं। लेकिन आज हमारे इस भारत देश में हमारे बच्चों को पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो बिल्कुल भी ईमानदारी पूर्वक नहीं पढ़ा रहे हैं। हमारे प्राइवेट स्कूल में आने वाले कुल जितने सारे शिक्षक हैं वे बिल्कुल भी अपने क्लास के बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि दोस्तों वो क्या कर रहे हैं, अपना समय काट रहे हैं और समय काटने का ही पैसा ले रहे हैं। इसी कारण दोस्तों आज हमारे इस देश के जो बड़े बड़े घराने के बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं कि दोस्तों विदेश में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं और विदेश में पढ़ाई करके ही दोस्तों वो लोग विदेश में ही काम करना शुरू कर दे रहे हैं। और
हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो दोस्तों दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। हमारे इस देश में, हमारे इस समाज में जब अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, अच्छे कार्य कुशल लोग नहीं होंगे, तो दोस्तों हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा देश कैसे प्रगति की ओर आगे बढ़ पाएगा। तो दोस्तों इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए दोस्तों हमें अपने अंदर सुधार चाहिए। जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, जो अपने काम के साथ भ्रष्टाचार करता है, उसे अपने में सुधार लाना चाहिए। चाहे वो व्यक्ति चप्पल सीने वाला हो, चाहे वो व्यक्ति बाल काटने वाला हो, चाहे वो व्यक्ति होटल वाला हो, चाहे वो व्यक्ति रिक्शा वाला हो, चाहे वो व्यक्ति बस वाला हो, चाहे वो व्यक्ति स्कूल वाला हो, चाहे वो व्यक्ति डॉक्टर वाला हो या इंजीनियर वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस देश का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसान ही क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा नेता या बड़ा से बड़ा प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उन्हें अपने काम के साथ कोई भी मजाक नहीं करना चाहिए। उन्हें दोस्तों हमेशा और हमेशा अपने परिवार के साथ दूसरों के हित के प्रति भी सोचना चाहिए। दोस्तों आगे कहा गया है, जब कोई व्यक्ति अपने गलत आचरण द्वारा असामाजिक कार्य करता है तो उस गलत व्यवहार को ही भ्रष्टाचार कहते हैं और गलत व्यवहार करने वाले व्यक्ति को भ्रष्टाचारी कहते हैं और उनके प्रति हित के लिए काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे कहा गया है, जब कोई व्यक्ति अपने गलत आचरण द्वारा असामाजिक कार्य करता है तो उस गलत व्यवहार को ही भ्रष्टाचार कहते हैं और गलत व्यवहार करने वाले व्यक्ति को भ्रष्टाचारी कहते हैं। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जब भी कोई व्यक्ति गलत आचरण द्वारा असामाजिक कार्य करता है, ठीक है, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो दोस्तों उसके द्वारा किया गया जो काम है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों भ्रष्टाचार। और जो व्यक्ति यह काम करता है उस व्यक्ति को कहा जाता है भ्रष्टाचारी। क्या कहा जाता है? भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने ये सारा चीज़ें आप लोगों को बता दिया है। आगे है, यह भ्रष्टाचार आज लगभग संपूर्ण विश्व में फल फूल रहा है। आगे कहा गया है, यह भ्रष्टाचार आज लगभग संपूर्ण विश्व में फल फूल रहा है, फिर भी इसका जितना विकास हिंदुस्तान में हुआ है अन्यत्र खोजना असंभव नहीं तो दुर्लभ अवश्य है। दोस्तों जो भ्रष्टाचार है वो इंडिया में ही नहीं है बल्कि दोस्तों पूरे विश्व में है। लेकिन अगर बात किया जाए भ्रष्टाचार के जनसंख्याओं की अधिकता का, तो दोस्तों जितनी अधिकता हमारे भारत देश में है, हमारे इस हिंदुस्तान में है भ्रष्टाचारियों का, उतना दोस्तों अन्य किसी भी देश में नहीं है। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा यह भारत देश कितना दोस्तों भ्रष्टाचारियों से भरा पड़ा हुआ देश है। आगे है, यहाँ तो संतरी से लेकर प्रधानमंत्री तक चोर घूसखोर हैं। बात तो सही है। संतरी कहने का मतलब जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो छोटे काम करने वाले लोग होते हैं, वो भी क्या करते हैं? वो भी दोस्तों घूसखोरी वाला काम करते हैं। वो भी दोस्तों अपने काम से नीचे गिर जाते हैं, अपने नज़रों में नीचे गिर जाते हैं। वे लोग पैसों के लिए दोस्तों अपने जो चरित्र होते हैं उनको बेच देते हैं, अपना जो ज़मीर होता है उसे दोस्तों वो बेच देते हैं। उन्हें बिल्कुल भी दोस्तों अपने देश की परवाह नहीं रहती है, अपने देश के लोगों की परवाह नहीं रहती है। दोस्तों इस देश को बचाने के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दोस्तों बलिदान दिया है। बहुत सारे दोस्तों महापुरुषों ने अपना जान दिया है, बहुत सारे महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है, तभी जाकर हमें यह देश स्वतंत्र रूप में मिला है। दोस्तों हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने इस देश को संभाल कर रखें, हम इस देश को दूसरे देशों से बचा कर रखें, हम अपने देश को कभी भी किसी दूसरे देश के पराधीन ना होने दें। दोस्तों अगर इसी तरीके से हमारे इस देश में भ्रष्टाचारियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएंगी तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारा जो देश होगा वो किसी और देश का गुलाम हो जाएगा। दोस्तों अगर हमें किसी और देश का गुलाम होने से अपने इस देश को बचाना है तो हमें इस देश के साथ बिल्कुल भी मजाक नहीं करना है, हमें इस देश के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं करना है, हमें इस देश के साथ कोई भी दोस्तों अहित वाला काम नहीं करना है जिससे कि हमारे देश पर कोई भी दोस्तों गलत प्रभाव पड़े। ठीक है दोस्तों, आज भ्रष्टाचारियों के कारण ही कोई भी माता पिता अपने बच्चियों को दूर पढ़ने के लिए नहीं भेज रहा है। जिस
इस बच्ची का यह सपना है कि हम एक्टर बने, हम डिजाइनर बने, हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने। उनके जो माता पिता हैं, उस बच्ची के जो माता पिता हैं, वो बिल्कुल भी अपने बच्ची को आगे नहीं भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। यानी कि बाहर देशों में या बाहर राज्यों में या प्रदेशों में अपने बच्ची को बिल्कुल भी पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं। भेज नहीं रहे हैं इसलिए दोस्तों क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे बच्चियों के साथ, बहुत सारे बेटियों के साथ हमारे इस देश में बलात्कार हो चुका है। और ये बलात्कार दोस्तों इस तरीके से हुआ है कि दोस्तों इसे सोचकर हमारा जो शरीर होता है वो दोस्तों गनगना जाता है। मतलब जब हमारा शरीर दोस्तों गनगना जाता है, जब हमें डर लगता है, तो दोस्तों सोचिए कि उस बच्ची को कितना तकलीफ हुआ होगा। यानी कि हमारे इस देश में भ्रष्टाचारी तो हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी दोस्तों कैसे हैं? तो दोस्तों भेड़िया के रूप में हैं। भेड़िया भी इतना निर्दयी नहीं होता जितना कि हमारे देश के भ्रष्टाचारी लोग हैं। दोस्तों हमारे देश की जो बेटियां हैं वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। किन से? तो हमारे देश के भ्रष्टाचारियों से, ठीक है। दोस्तों रात के समय जो टेम्पू या रिक्शा वाला किसी के बेटी को उसके घर सही सलामत पहुंचा देता है, वही रिक्शा वाला ही एक सच्चा देशभक्त कहलाता है। उसके अंदर देशभक्ति की भावना होती है। वह दोस्तों उस लड़की को अपने बहन के समान समझता है और उस बहन को सही सलामत उसके घर छोड़ देता है। दोस्तों ऐसे ही लोगों के कारण हमारे देश में जो बेटियां होती हैं वो सुरक्षित रह पाती हैं, वो सेफ रह पाती हैं। लेकिन सभी लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं, अर्थात सभी टेम्पू वाले ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। तो दोस्तों ऐसे व्यवहार वाला हमें बनना पड़ेगा। अगर हम नहीं बनेंगे तो कल का दोस्तों हमारे बहन के साथ भी गलत होगा। अगर दोस्तों हमारे इस देश में दूसरों के बेटी के साथ गलत हो रहा है, दूसरों के बहन के साथ गलत हो रहा है, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारे भी बहन के साथ गलत होगा। दोस्तों लिखा नहीं हुआ है कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो कब किसके साथ क्या कर बैठे हैं। आप पहचान नहीं रहे हैं कि आपके बगल में कौन सदाचार वाला व्यक्ति है और कौन भ्रष्टाचार वाला व्यक्ति है। दोस्तों अगर हमारे अंदर इंसानियत रहेगी, हमारा चरित्र अच्छा रहेगा, तो दोस्तों हम कभी भी कोई भी गलत काम नहीं कर पाएंगे। दोस्तों हमें अपना चरित्र राम के चरित्र के जैसा रखना चाहिए। अगर हमें अपना चरित्र राम के चरित्र के जैसा ना भी रखें, अगर हमें उनके समान केवल बनने का प्रयास करें, तो दोस्तों हम अपने जीवन में कोई भी गलत काम नहीं कर पाएंगे। हमारे हाथों से कोई भी गलत काम नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये सारा चीज़ हमें सोचना चाहिए, ठीक है। तभी जाकर दोस्तों हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग सदाचार को अपना सकते हैं और इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं और इस देश को भ्रष्टाचारियों से बचा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कहा गया है जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाइए, बिना घूस या पैरवी का काम चलने वाला नहीं। किसी भी क्षेत्र, चाहे दोस्तों वो मेडिकल क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे दोस्तों वो नौकरी वाला क्षेत्र हो। आज ऐसे ऐसे लोगों का नौकरी लग रहा है जो बिल्कुल भी उस नौकरी के लिए सक्षम है ही नहीं, जो बिल्कुल भी उस नौकरी के लिए अबल है ही नहीं, फिर भी उसका नौकरी लग जा रहा है। अगर दोस्तों कोई डॉक्टर बिल्कुल भी उस डॉक्टर के लायक होगा ही नहीं, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है जो बिल्कुल भी डॉक्टर के लायक है ही नहीं, तो दोस्तों जब उसके पास कोई मरीज जाएगा इलाज करवाने के लिए, तो क्या वह डॉक्टर अच्छा इलाज कर पाएगा? दोस्तों हमारे समाज में ऐसे लोगों की आवश्यकता है, हमारे इस देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो व्यक्ति अबल हो, जो व्यक्ति समर्थवान हो। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति इंजीनियर है तो दोस्तों उसे इंजीनियर का सारा काम आनी चाहिए। अगर कोई इंस्पेक्टर या दोस्तों आईएएस है तो दोस्तों उसके अंदर आईएएस और इंस्पेक्टर वाला गुण होना चाहिए। अगर दोस्तों कोई अगर सिंगर है तो उसके अंदर दोस्तों सिंगर वाला गुण होना चाहिए। अगर दोस्तों कोई पंचर बनाने वाला है तो उसे पंचर बनाना आनी चाहिए। अगर दोस्तों कोई डिजाइनर है तो उसे डिजाइन करना आना चाहिए। अगर कोई मिस्त्री है घर बनाने वाला तो दोस्तों उसे घर बनाना आना चाहिए। अगर कोई शिक्षक है तो दोस्तों उसे अच्छा पढ़ाना आनी चाहिए। लेकिन आज हमारे इस भारत देश में ऐसे बहुत सारे दोस्तों मेडिकल है, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल है, बहुत सारे दोस्तों ऐसे स्कूल है जहाँ पर ऐसे ऐसे आपको शिक्षक मिल
मिलेंगे जो बिल्कुल भी दोस्तों उस लायक है ही नहीं। ऐसे ऐसे डॉक्टर मिलेंगे जिन्हें शुद्ध से इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता। जब ऐसे लोग डॉक्टर का पद, इंजीनियर का पद, शिक्षक का पद और दोस्तों इंस्पेक्टर का पद प्राप्त करेंगे तो क्या हमारा देश दोस्तों आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, बल्कि दोस्तों हमारा देश भ्रष्टाचार में ही दिन प्रतिदिन डूबता चला जाएगा। तो हमें ऐसे लोगों से अपने देश को बचाना है दोस्तों। हमें अपने देश में ऐसे लोगों को लेकर आना है जो व्यक्ति काफ़ी सक्षम हो, जो व्यक्ति काफ़ी समर्थवान हो, जो व्यक्ति काफ़ी सक्षम होते हैं, जो व्यक्ति दिन रात पढ़कर आईएएस का एग्जाम निकालते हैं, आईपीएस बनते हैं, इंस्पेक्टर बनते हैं, उन्हें भी दोस्तों छाट दिया जाता है। किसके लिए? तो दोस्तों केवल और केवल पैसे के लिए, केवल और केवल घूस के लिए। दोस्तों जो बड़े बड़े नेता होते हैं, जो बड़े बड़े एमएलए होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने ही बच्चों को दोस्तों वो सोचते हैं कि हम अपने ही बच्चों को इंस्पेक्टर बना दें, हम अपने ही बच्चों को आईपीएस बना दें, हम अपने ही बच्चों को आईएएस बना दें, हम अपने ही बच्चों को नेता बना दें। तो दोस्तों आप ही बताइए, जब उनके बच्चे बिना पढ़ लिखे ही जब दोस्तों वे पोस्ट प्राप्त करेंगे तो क्या उनसे राज्य चलेगा, उनसे डिस्ट्रिक्ट चलेगा? जब वे बिना परिश्रम किए ही अपना पोस्ट प्राप्त कर लेंगे तो दोस्तों क्या हमारा जो देश है वो चल पाएगा? बिल्कुल भी चल नहीं पाएगा। दोस्तों यही कारण है कि हमारा जो देश है वो बिल्कुल भी दिन प्रतिदिन आगे नहीं बढ़ पाता है। दोस्तों हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी दोस्तों उन्हें नेता बना दिया गया है, उन्हें मंत्री बना दिया गया है, उन्हें चेयरमैन बना दिया गया है। तो दोस्तों हमें इन लोगों से अपने देश को बचाना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर आप लोगों को राशन मिलता है, गरीब लोगों को जहाँ पर राशन मिलता है तो दोस्तों गरीब लोगों को हटा दिया जाता है और जो अमीर लोग हैं उनका राशन कार्ड बन जाता है। पैसा देकर, घूस देकर उनका राशन कार्ड बन जाता है और जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि राशन उठाते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वो बिल्कुल भी राशन नहीं उठा पाते हैं। गरीब लोग को अगर राशन मिलता भी है तो दोस्तों उन्हें बहुत ही कम मिलता है। जहाँ पर राशन लेने जाते हैं वहाँ पर दोस्तों राशन के दुकानदार द्वारा जो राशन देने वाला होता है, जो डीलर होता है, वो क्या करता है कि डंडी मार देता है। दोस्तों वो क्या करता है कि उनके अनाज के साथ खिलवाड़ कर देता है और खिलवाड़ कर कर अनाज बचा कर दोस्तों वो ब्लैक में बेच देता है, यहाँ तक कि कई गाँव का पैसा भी खा जाता है। तो दोस्तों यही तो भ्रष्टाचार है, इसी को तो भ्रष्टाचार कहा जाता है। दोस्तों मानकर चलते हैं कि जाना है सासाराम से, आपको जाना है डिहरी, ठीक है। सासाराम से डिहरी जाना है। सासाराम से डिहरी जाने का जो भाड़ा है वो है 20 रुपया। अगर दोस्तों कोई ऐसा व्यक्ति आता है, कोई ऐसा मतलब दोस्तों मानकर चलते हैं लड़की आता है चाहे लड़का आता है जो आपके क्षेत्र का है नहीं, आपके बिहार का है नहीं, ठीक है, और वो आपसे पूछता है कि यहाँ से यानी कि सासाराम से डिहरी का भाड़ा कितना हुआ, आप बोल देते हैं 100 रुपया हुआ। वो तो बेचारा नहीं जान रहा है कि कितना भाड़ा है, 100 रुपया आपको दे देता है। तो आप ही बताइए क्या आप उसके साथ अच्छा किए हैं? आप उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किए। अगर भाड़ा 20 रुपया है तो आप 20 रुपया ही मांगिए, बिल्कुल भी आप 100 रुपया नहीं मांगिए। यह दोस्तों आपका बिल्कुल भी कर्तव्य नहीं बनता है, चाहे वो आपके क्षेत्र का हो या ना हो। जो भी आपके सामान का मूल्य है वही मूल्य दोस्तों हमें बतानी चाहिए, ठीक है। इंस्पेक्टर है या कोई दोस्तों मानकर चलते हैं बड़ा बड़ा पदाधिकारी है, उनको जो पोस्ट मिला है, उनको जो पद मिला है, उन्हें अपने पद का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने पद का बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब ऐसे लोग अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों इनके द्वारा किया गया काम ही भ्रष्टाचार कहलाता है और ऐसे व्यक्ति ही भ्रष्टाचारी कहलाते हैं। दोस्तों देखिए, एक जो एमएलए का लड़का होता है, एमएलए का लड़का जब दोस्तों वो बिना हेलमेट के सड़क पर गाड़ी चलाता है और सड़क पुलिस के द्वारा जब उसे पकड़ लिया जाता है तो दोस्तों वो क्या करता है, वो डायरेक्ट अपने पापा से उसे पुलिसकर्मी से बात करा देता है। अपने पापा को फ़ोन लगाकर उस पुलिस वाले से बात करा देता है और उसके जो पापा एमएलए होते हैं वो क्या करते हैं कि वो बोल देते हैं कि मेरा बेटा है उसे छोड़ दे। अब आप ही बताइए, उसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर वो अपना पावर दिखा रहा है, अपना दोस्तों वो अपना एक तरीके से शक्ति का दोस्तों वहाँ पर प्रयोग कर रहा है। तो कभी भी किसी को भी अपने पावर का, अपने पद का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपके पास जो पावर मिला है, आपके पास दोस्तों पावर चाहे एसडीओ का हो, चाहे एसपी का हो, चाहे दोस्तों आईपीएस का हो, किसी भी चीज़ का पावर क्यों ना हो, डॉक्टर का हो, इंजीनियर का हो, किसी भी चीज़ का दोस्तों आपके पास पावर क्यों ना हो, आपको अपने पावर का सही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दोस्तों गलत इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास आवश्यकता से अधिक धन है तो उस धन को दोस्तों गरीबों
भाइयों में बांट देना चाहिए, यानी कि दान में दे देना चाहिए। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि हमारा जो समाज होगा वो बिल्कुल भी दोस्तों नीचे नहीं जा पाएगा, बल्कि हमारा समाज आगे जा पाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर दोस्तों कहा गया है, जब से माँ के पेट में आदमी आ जाता है तब से लेकर लाश जलने तक या उसकी काम क्रिया तक भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता है। दोस्तों मैंने बताया ना, हो सकता है ना अभी बताया होगा, जब दोस्तों माँ बनने वाली होती है, जब भी कोई महिला माँ बनने वाली होती है और दोस्तों वो जब हॉस्पिटल में जाती है जांच करवाने के लिए, तो दोस्तों वहाँ पर क्या किया जाता है कि अल्ट्रासाउंड के नाम पर बहुत ज़्यादा उससे पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि आपका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, तो आपका यूरिन टेस्ट करना पड़ेगा, आपका ब्लड चेक करना पड़ेगा, बहुत सारे टेस्ट मांग लिए जाते हैं, जो कि दोस्तों उतना टेस्ट ज़रूरत है भी नहीं, उतने टेस्ट की बिल्कुल भी ज़रूरी है भी नहीं। तो दोस्तों हम लोग क्या जान रहे हैं, जो महिला है जो माँ बनने वाली है वो बेचारी क्या जान रही है, वो जान रही है कि डॉक्टर है, अब इतना सारा टेस्ट लिखा हुआ है तो भाई कराना तो पड़ेगा ही। और टेस्ट भी आप बाहर नहीं करा सकते बल्कि उसी हॉस्पिटल में ही करा सकते हैं। तो दोस्तों जब आप उस हॉस्पिटल में टेस्ट कराते हैं तो उस हॉस्पिटल में दोस्तों पैसा बन जाता है टेस्ट का अलग, वहाँ पर दोस्तों टेस्ट का अलग पैसा लिया जाता है। आपका दोस्तों जब डॉक्टर के द्वारा इलाज किया जाता है उसका अलग पैसा लिया जाता है, जो दोस्तों फीस लगता है डॉक्टर का वो अलग लिया जाता है। ठीक है, और साथ ही डॉक्टर द्वारा जो दवाई लिखा जाता है वो दोस्तों अलग लगता है, और दवाई भी आपको उसी हॉस्पिटल में ही लेना है जिस हॉस्पिटल में आप गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। पेशेंट के साथ हमें कोई भी दोस्तों गलत काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगर कोई महिला माँ बनने वाली है, अगर वो माँ बनने वाली है तो बता देना चाहिए कि हाँ आपके पास इतना समय है, इतने दिन के बाद आप माँ बन जाइएगा। अगर दोस्तों वो नॉर्मल स्थिति में है तो उसका कोई चेकअप नहीं करना चाहिए। अगर वो नॉर्मल स्थिति में नहीं है, उसके अंदर कोई अगर पीड़ा हो रहा है या उसको कोई तकलीफ है, तभी जाकर चेकअप करना चाहिए। अगर वो महिला खुद से चेकअप कराना चाहती है तो चेकअप करना चाहिए, ना कि अपने से ज़बरदस्ती 4-5 गो टेस्ट लिख कर कहना चाहिए कि आप ये सारे टेस्ट करवा लीजिए। तो दोस्तों ये सब भ्रष्टाचार में ही आते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इन भ्रष्टाचारियों से अपने देश को बचाना है। स्कूल में भी यही होता है दोस्तों, अगर किताब किनना हो, टाई किनना हो, बेल्ट किनना हो, जूता किनना हो, सब स्कूल में ही मिलेगा। आपको बाहर से कुछ भी नहीं खरीदना है, दुकान से कुछ भी नहीं लेना है, और सारे पैसे आपको स्कूल में ही पेड करने होते हैं। तो दोस्तों ये भी क्या हो गया, ये भी दोस्तों भ्रष्टाचारी हो गया। दोस्तों जब आप जाते हैं, मानकर चलते हैं दोस्तों, जब आप शादी ब्याह में जाते हैं तो शादी ब्याह में दोस्तों क्या होता है कि शादी विवाह कराने वाला जो पंडित होता है वो दोस्तों क्या करता है कि पता ना कौन कौन सा मंत्र बोलता है, हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों वो क्या करता है कि बोलता है कि ये चाहिए, वो चाहिए, बर्तन चाहिए, कपड़ा चाहिए, और दोस्तों दक्षिणा के नाम पर इतना ज़्यादा पैसा ले लेता है कि दोस्तों उसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों उतना ज़्यादा पैसा उसका होगा नहीं, लेकिन वो ले लेता है। हम लोग डरते हैं कि हो सकता है कि भाई ब्राह्मण अगर खिसिया कर जाएगा तो हमारा जो शादी होगा वो बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएगा, शुभ नहीं हो पाएगा। तो लोग डर कर क्या करते हैं, ब्राह्मण को पैसे दे देते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों इसी प्रकार से अगर देखा जाए दोस्तों कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए रोड पर, तो दोस्तों जो लोग होते हैं वो बिल्कुल भी उसे व्यक्ति की बिल्कुल भी दोस्तों कोई हेल्प नहीं करते हैं। अगर कोई एम्बुलेंस आता भी है उसे ले जाने के लिए, तो दोस्तों वो एम्बुलेंस वाला क्या करता है कि उस पेशेंट से, यानी कि जिसका दुर्घटना हुआ है उस व्यक्ति से, उस एक्सीडेंट वाले व्यक्ति से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पैसे की मांग करता है। और उस पैसे की पूर्ति कौन करता है, उस पैसे की पूर्ति उस पेशेंट का परिवार करता है। तब जाकर अपने गाड़ी में बैठा कर वह जो एम्बुलेंस वाला होता है वो क्या करता है कि हॉस्पिटल में दोस्तों उसे लेकर जाता है, और हॉस्पिटल में अलग ही पैसा। तो आप समझ सकते हैं कि दिन दहाड़े दोस्तों कितना ज़्यादा दोस्तों भ्रष्टाचार हमारे देश में फैल रहा है। दोस्तों जमीन लेना हो, जमीन लिखवाना हो, कुछ भी करना हो, वहाँ पर दोस्तों आपको भ्रष्टाचार का ही स्वरूप देखने को मिलेगा। कहीं पर अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो दोस्तों जो वकील होता है वो क्या करता है कि आपको जमानत दिलाने के लिए आपसे दोस्तों मनमानी पैसे मांगता है, और आपका दोस्तों वहाँ पर जो मजबूरी है वो हो जाता है पैसे देने की, तो आप क्या करते हैं, आप उसे पैसे दे देते हैं। तो दोस्तों ये भी क्या होता है, ये भी एक प्रकार का भ्रष्टाचारी हो जाता है। दोस्तों जब भी कोई मृत व्यक्ति होता है, जब उसे ले जाया जाता है शमशान घाट जलाने के लिए, तो वहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं, जो जलाने वाले लोग होते हैं, जो डोम होते हैं,
होते हैं वो क्या करते हैं कि मनमानी पैसा मांगते हैं, बोलते हैं कि इतना पैसा दीजिएगा तो हम बॉडी में हाथ लगाएंगे, हमें मतलब शमशान का जो चीता है वो हम तैयार करेंगे, नहीं तो हम चीता तैयार नहीं करेंगे। जो लकड़ी होता है लाश जलाने वाला, उसका दोस्तों मनमानी जो पैसा है वो लिया जाता है। लोग क्या करते हैं, लोग मजबूरी में दे देते हैं। मजबूरी में दोस्तों क्या करते हैं कि लोग उसे पैसे दे देते हैं और मजबूरी का फ़ायदा उठाकर ही ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग भ्रष्टाचार को अंजाम दे पाते हैं। यहाँ पर आगे कहा है दोस्तों, आपको लाचारी में पड़ा देखकर लाश ढोने वाली जीप या गाड़ी वाला भी 1 का 3 मांगते हैं। आप समझ सकते हैं, डोम या पंडित भी गलत ढंग से पैसा वसूलते हैं। क्रियाक्रम होता है जब उस व्यक्ति का, तो दोस्तों क्रियाक्रम में भी जो पंडित होते हैं वो दोस्तों कई तरह से दक्षिणा मांगते हैं। दोस्तों बर्तन दो, तो कपड़ा दो, तो गाय दो, तो बाछी दो, तो ये दो, तो वो दो, तो हई पैसा दो, तो हेजा पैसा दो, तो होजा पैसा दो, तो नाव को पैसा दो। मतलब हर एक चीज़ का यहाँ पर पाखंड बनाकर लोगों से पैसे लिए जाते हैं और लोग क्या करते हैं, दे देते हैं, क्योंकि मजबूरी होता है देना। नहीं देंगे तो कहने वाले जो समाज के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जो मरे हैं उनको आत्मा की शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण खिसिया कर गए हैं। बात यहाँ पर ये आ जाती है। ठीक है, आगे है दोस्तों, माँ के पेट में आ जाने पर, ठीक है, माँ के पेट में आ जाने पर या उससे पहले से ही तांत्रिक या डॉक्टर और नर्स उससे पैसे वसूलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। डॉक्टर एक तरफ जनता की सेवा के लिए सरकार से वेतन लेते हैं तो दूसरी तरफ प्राइवेट भी देखते हैं। दोस्तों जो डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में काम करते हैं वह डॉक्टर बिल्कुल भी अपने सरकारी हॉस्पिटल में ध्यान नहीं देता, वहाँ के मरीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, वहाँ की व्यवस्था पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, बल्कि दोस्तों वहाँ से मरीज को खींच कर क्या कहता है कि आप मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल में आ जाइए, यहीं पर आपका इलाज मैं कर दूंगा। और जब वो इलाज कर देता है तो दोस्तों उस मरीज से और उस मरीज के जो परिवार वाले होते हैं उनसे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पैसे की मांग करना शुरू कर देता है और मजबूरी में उस पेशेंट के जो परिवार वाले होते हैं वो दोस्तों पैसे दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो दोस्तों किस तरीके से फैल रहा है। यहाँ पर है दोस्तों आगे, डॉक्टर एक तरफ, ठीक है, डॉक्टर एक तरफ जनता की सेवा के लिए सरकार से वेतन लेते हैं तो दूसरी तरफ प्राइवेट भी देखते हैं और जनता का दोहन करते हैं। या प्रोफेसर सरकारी वेतन भोगी होते हैं पर घर बैठे पैसे लेकर विद्यार्थियों को पढ़ाने या प्राइवेट कोचिंग में जाकर पढ़ाने का कार्य करने में झिझकते नहीं हैं। सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं वो स्कूल पढ़ने नहीं जाएंगे, प्रतिदिन स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि दोस्तों वो क्या करेंगे कि अपना एक प्राइवेट कोचिंग खोल लेंगे। दोस्तों उन्हें तो पता है कि सरकारी स्कूल से पैसा मिल ही रहा है, हम प्राइवेट स्कूल खोल लेंगे, चाहे प्राइवेट हम कोचिंग खोल लेंगे, यहाँ बच्चे पढ़ने आएंगे तो यहीं हम अच्छे से पढ़ाएंगे और उनसे पैसे लेंगे, मतलब हम इधर भी कमा लेंगे और उधर से भी कमा लेंगे। तो दोस्तों इसी को कहा जाता है भ्रष्टाचार। ठीक है, आगे यहाँ पर कहा गया है, फिर भी इन बेचारों के कमाने की जगह सीमित है। मतलब ये दोस्तों सोचते हैं कि हमारे कमाने का जो पैसा है वो और बढ़ जाए, हमारे कमाने का जो साधन है वो और बढ़ जाए। आगे कहा गया है, IAS IPS जैसे अधिकारी जो गहन अध्ययन करने के बाद इस कुर्सी तक पहुंचते हैं, आज इनके आचरण को भी बिकते हुए सुना जाता है। दोस्तों जो व्यक्ति बहुत ही मेहनत करने के बाद, बहुत ही परिश्रम करने के बाद IAS IPS बनते हैं, वे व्यक्ति भी, वे अधिकारी भी दोस्तों क्या करते हैं कि पैसे के कारण बिक जाते हैं, अपनी कुर्सी तक को बेच देते हैं। दोस्तों आप लोगों को इसलिए पढ़ाया जाता है स्कूल में ताकि आप लोग अपने ज़मीर को ना बेचें। दोस्तों आप लोग अभी स्टूडेंट हैं, दोस्तों आने वाले समय में आप भी IPS बनिएगा, आप भी IAS बनिएगा, आप भी दोस्तों एक से बढ़कर एक बड़ा बड़ा अधिकारी बनिएगा। लेकिन दोस्तों जब आप बन जाइएगा तो आप लोग बिल्कुल भी पैसे के लिए अपने ज़मीर को नहीं बेचिएगा, आप लोग पैसे के लिए अपने पद को नहीं बेचिएगा, अपने काम को बिल्कुल भी नहीं बेचिएगा। दोस्तों सरकार ने आपको जिस पद के लिए, जिस काम के लिए रखा है, आप लोग उस काम को बहुत ही अच्छे से ईमानदारी पूर्वक कीजिएगा। अपने देश के साथ कोई भी दोस्तों आप गलत काम ना होने दीजिएगा और नहीं आप कीजिएगा। ठीक है, आगे है, इसमें देख सकते हैं, दवा घोटाला, पशुपालन घोटाला आदि इनके ज्वलंत प्रमाण है। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे दवाई के दुकान पर लोगों से पैसे ऐंठे जाते हैं बीमारी के नाम पर। बीमारी के नाम पर दोस्तों बहुत सारे दवाई दे दी जाते हैं, उनमें से कुछ ही दवाई आपको काम में आएंगे और उनमें से बहुत सारे जो दवाई होते हैं वो बिल्कुल भी आपके काम नहीं आएंगे। बहुत सारे जो मेडिकल वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि डुप्लीकेट दवाई ही बेच देते हैं। बस दोस्तों उन्हें पैसे से
मतलब रहता है। वो क्या करते हैं कि डुप्लीकेट दवाई बेच देते हैं और जो मरीज होता है वो क्या करता है कि उस डुप्लीकेट दवाई को खाकर और बीमार हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी जान भी चली जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारा चीज़ें आप अपने समाज में देख सकते हैं। आगे है, छोटी मोटी इनकी कारस्तानी को उजागर करने की आवश्यकता नहीं दिखाई पड़ रही है। इसी तरह से इंजीनियर साहब लोग कितने मकान, पुल, सड़क, नदी, तालाब को बिना बनवाए ही सरकारी खजानों को साफ कर गए। दोस्तों इनके फंड में देखिए, जो इंजीनियर होते हैं, जो नेता होते हैं, जो दोस्तों चेयरमैन होते हैं, इनके सरकारी फंड में जो भी सरकार की तरफ से पैसा आता है पुल बनवाने के लिए, सड़क बनवाने के लिए, नदी बनवाने के लिए, तालाब बनवाने के लिए और स्कूल बनाने के लिए, इन सभी चीज़ों का पैसा वे खा जाते हैं और छोटा मोटा काम करके यह बता देते हैं कि हमने अपने क्षेत्र में काम करवाया है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी एक अच्छा अधिकारी को नहीं करना चाहिए, एक अच्छा नेता को नहीं करना चाहिए, एक अच्छा चेयरमैन को नहीं करना चाहिए। अगर सरकार ने आपको फंड दिया है तो आप उस फंड से अपने क्षेत्र में जो जो काम आपको दिए गए हैं उस काम को आप कीजिए। ठीक है, देने वाले भगवान हैं। अगर आप लोगों के साथ अच्छा कीजिएगा तो यही लोग आपको आने वाले समय में फिर से एमएलए बनाएंगे, फिर से चेयरमैन बनाएंगे, फिर से आपको अपने क्षेत्र का नेता बनाएंगे। ठीक है, आगे है यहाँ पर दोस्तों, आज हतप्रभ होकर, ठीक है, आज हतप्रभ होकर अपने चोर नेताओं की ओर देख रही जनता की नज़र न्यायालय और सीबीआई की ओर लगी हुई है। वहां से भी भारत माँ को कितना न्याय मिल पाएगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों जिस किसी को भी न्याय नहीं मिल पाता वो क्या करते हैं, वो दोस्तों न्यायालय जाते हैं, वो दोस्तों सीबीआई के पास जाते हैं और उन्हें वहाँ पर भी न्याय नहीं मिल पाता। जब दोस्तों उन्हें वहाँ पर भी न्याय नहीं मिल पाता तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति कहाँ जाएंगे, ऐसे व्यक्ति किससे दोस्तों न्याय की भीख मांगेंगे, बताइए। ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी दोस्तों किसी से भी न्याय की भीख नहीं मांग पाएंगे, बल्कि दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो फांसी लगाकर मर जाते हैं। दोस्तों न्यायालय का काम होता है न्याय करना। दोस्तों जो भी लोग निर्दोष होते हैं, जो भी लोग बिल्कुल भी अपराधी नहीं होते हैं, उन सभी लोगों को न्याय प्राप्त कराने का जो काम होता है वो होता है न्यायालय का। लेकिन जब न्यायालय नहीं सुनता, जब सीबीआई नहीं सुनती तो दोस्तों ऐसे लोग क्या होंगे, ऐसे लोग दोस्तों मर ही जाएंगे। ठीक है, आगे है, छोटे मोटे भ्रष्टाचारियों, सरकारी कर्मचारी आदि की बात आज कोई नहीं करता, लेकिन पुलिस बिना घूस के केस भी नहीं लेती है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जहां पर आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे, तब जाकर वो केस लिखता है, तब जाकर वह एफआईआर दर्ज करता है। अगर आप पैसे ना दीजिएगा तो दोस्तों वो बिल्कुल भी एफआईआर नहीं लिखेगा, बिल्कुल भी आपका केस एक्सेप्ट नहीं करेगा। आगे जो काम करेगा उसका भी वो पैसा लेगा जो कि उसे नहीं लेना चाहिए था। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों के कारण हमारा जो देश है वो दोस्तों पीछे जा रहा है और इनके दोस्तों जो पकड़ है, पुलिस की जो पकड़ है, इनकी पकड़ कमज़ोर होने के कारण ही हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में एक से बढ़कर एक अपराधी जन्म ले रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम पकड़ा भी जाएंगे तो हम छूट जाएंगे, अगर हमें पुलिस पकड़ भी लेगी तो हमें ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी, 2-3 महीना का जेल मिलेगा, फिर हम छूट जाएंगे, फिर से हम आज़ाद हो जाएंगे। दोस्तों जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचारी होते हैं, जो व्यक्ति बलात्कारी होते हैं, जो व्यक्ति इस समाज के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, इस समाज के लिए घातक सिद्ध होते हैं, अगर ऐसे व्यक्ति को दोस्तों बिल्कुल भी कड़ा सज़ा नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी दोस्तों उन्हें कड़ी से कड़ी जो सज़ा है वो नहीं मिलेगी, तो दोस्तों ऐसे लोग बिल्कुल भी हमारे समाज में नहीं सुधरेंगे, बल्कि उनका प्रकोप हमारे समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाएगा। और जा भी रहा है, जा इसलिए रहा है क्योंकि दोस्तों हमारे क्षेत्र के पुलिस ही ऐसे हैं, हमारे क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं वही ऐसे हैं, जो नेता, जो मदारी है वही ऐसे हैं। ठीक है, आगे है, आज भारत सरकार का हर पद पैसे पर बिक रहा है। अगर आपके पास पैसे है तो जहां जिस कुर्सी पर चाहे बैठ जाएं, अगर नहीं है तो फिर आपकी सारी योग्यता बेकार, यानी कि आप सक्षम होते हुए भी असक्षम हो जाइएगा, आप समर्थवान होते हुए भी असमर्थवान हो जाइएगा। आप भारत की सड़कों पर ठोकर खाइए, यही आपकी नियति, यानी कि यही आपका भाग है। ठीक है, भ्रष्टाचार की जड़ को हम चाहें तो
महंगाई में खोज सकते हैं, भ्रष्ट चुनाव व्यवस्था आदि को दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि बड़ी तेज़ी के साथ हमारा नैतिक पतन हो रहा है या हो गया है। जब तक हम इसको नहीं सुधारते हैं, भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगाते हैं, गरीब की कठिनाइयों को देखने के लिए हृदय को विशाल नहीं करते हैं, तब तक हम अपने देश से बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं मिटा पाएंगे। दोस्तों, ये सारा चीज़ मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से भ्रष्टाचार से संबंधित जो जानकारियाँ है वो आप लोगों को मिली होंगी। दोस्तों, अगर हमें इस देश से भ्रष्टाचार को मुक्त करना है तो हमें ही दोस्तों इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना होगा। दोस्तों, अगर आप जो भी दोस्तों पद हासिल कीजिएगा, जो भी पढ़ लिख कर आप पद हासिल कीजिएगा, अगर दोस्तों आप लोग अपने काम के साथ बिल्कुल भी गलत नहीं कीजिएगा तो दोस्तों आप बिल्कुल भी भ्रष्टाचारी नहीं कहलाइएगा। और आप जैसे ही बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो दोस्तों हमारा जो समाज होगा वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। हमारा जो देश होगा वो बिल्कुल भी भ्रष्टाचारियों का देश नहीं कहलाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।